वेलकम बच्चों। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 24। साइंस क्लास 10th हिंदी मीडियम में हम करने जा रहे हैं और जैव प्रक्रम में ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। लाइफ प्रोसेस के अंदर ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम, इसके अंदर हम पढ़ेंगे श्वसन। अच्छा, पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन, पाचन के बारे में पढ़ा था। अब हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉडी का ऊपर का हिस्सा जो है हमने बताया था ना, डायफ्राम से ऊपर का हिस्सा जो है वो श्वसन का होता है और उसमें कैसे कैसे क्या क्या क्रियाएं होती है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, अगर वीडियोस हमारी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर दें। आपके एक एक कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं और अच्छा लगता है। आप लोग जो भी लिखते हैं, आपको सुझाव देते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि हाँ, ये सुझाव जो है किस तरह से हमारे चैनल के लिए फायदेमंद है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही होता है ना कि जब हम भोजन से ऊर्जा प्रदान करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। श्वसन में देखिए दो चीजें आती है। एक तो सांस लेना, क्योंकि श्वसन से ज्यादातर आप लोग यही सोचेंगे कि मैम ये क्या बता रही हैं, तो उसमें दो क्रियाएं आती है। एक तो सांस लेना, सांस लेना होता है ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान। यही होता है ना कि हमने ऑक्सीजन ली वातावरण से और CO2 हमने बाहर वातावरण में बाहर निकाल दी, तो इसको सांस लेना कहते हैं। तो श्वसन में दो चीजें चालू होती हैं, एक तो सांस लेना और दूसरा है कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिकाएं भी हमारी श्वसन लेती है, जिसको यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि श्वसन की क्रिया में सजीव जो है भोजन से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब कोशिकाएं श्वसन कैसे करती हैं भाई, उनमें ऐसा क्या होता है? कोशिकाएं हमने बताया था ना पहले, और अगर थोड़ा बहुत और जानना है तो आप 9th की वर्कशीट में देख सकते हैं। कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत जान सकते हैं कि कोशिका होती क्या है। चलिए, कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन का विखंडन, यानी अगर ऊर्जा प्रदान करना है तो भोजन जो है जो जाता है कोशिकाओं तक, वहां पे वो विखंडित होता है, वहां से वो ऊर्जा के रूप में बदलता है और फिर हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। ये सारी क्रियाएं होती कैसे हैं? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दो तरह का श्वसन है, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या होता है? वो श्वसन जिसमें वायु यानी कि ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर श्वसन होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो दोनों में क्या ध्यान रखना है? इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है और इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो गया डिफरेंस, इंपॉर्टेंट हो गया। ये वायवीय और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस पूछ सकते हैं। नाउ, वायवीय श्वसन कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये कोशिकीय द्रव्य विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है अवायवीय, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। चलिए, इसको अंतर को और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसको देखते हैं, इस प्रोसेस को। ये है क्या ऊपर, मतलब अगर आपको मान लीजिए कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसको आप इस डायग्राम से देखेंगे, तब ऊपर वाला समझाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखिए, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन अणु होते हैं, C6 होता है ना, और ये कोशिका में होता है, जाता है, वहां से ये पायरुवेट से होता हुआ, यहाँ लिखा हुआ ना 3 वायु में अणु ऊर्जा, 3 वायु में अणु हो जाते हैं और प्लस में ऊर्जा निकलती है। अब यहाँ से 3 प्रकार से हमें ऊर्जा मिलती है, 3 प्रकार से होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति है, या ऑक्सीजन अनुपस्थित है, या ऑक्सीजन का अभाव है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो यानी जो ये ग्लूकोज ऊर्जा में बदलने में अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो ये कौन से जीवों में होता है? ये यीस्ट में होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, फफूंद। ठीक है, तो वहां पर यीस्ट, जानते हैं ना, वो यीस्टीकरण करते हैं, इसके द्वारा इथेनॉल, शराब वगैरह इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट बनता है, उसमें क्या होता है कि इथेनॉल बनता है, यीस्ट के अंदर इथेनॉल बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा निकलती है। तो इसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं इथेनॉल में, ये बता रहा है ना। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में। आप लोग कभी जानते होंगे, जैसे बहुत तेज दौड़ते हैं या कई बार जिम में या कहीं भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अचानक पैर मुड़ गया या मोच आ जाती है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि जब हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, रनिंग कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि उतनी जल्दी जल्दी ऊर्जा
टूटती है, एनर्जी मिलती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मान लीजिए पैरों के उसमें है, टांगों में, मसल्स में, मांसपेशियों में, तो उस समय जो है मोच आ जाती है ऑक्सीजन की कमी। तो ये ऑक्सीजन का अभाव क्या है, हमारी पेशी कोशिका में होता है, पेशी कोशिका यानी मांसपेशियों में होता है, जिसकी वजह से बॉडी में लैक्टिक अम्ल बन जाता है और ऊर्जा निकलती है। अब लैक्टिक अम्ल की वजह से ही जो है एकदम से क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स बोलते हैं कि मुड़ जाना, ठीक है ना। नॉर्मल है, नॉर्मल श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, आप देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। समझ में आया कि देखिए अब जो भोजन हम जो भी सेल्स तक, कोशिकाओं तक गया, वो टूट कर CO2 तो निकलता है, हम CO2 तो निकालते हैं ना, और साथ में जल होता है, हमारे शरीर से जल निकलता है वाष्प के रूप में, और ऊर्जा, जो ऊर्जा हम जो है एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। अब वापस आते हैं हम डिफरेंस पे। तो हमने क्या पढ़ा था कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये यीस्ट कोशिकाओं में होता है। नाउ अंतिम उत्पाद इसमें क्या बनता है वायवीय में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही था ना अंतिम उत्पाद। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऊर्जा तो तीनों में निकल रही है, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। इसमें अंतिम उत्पाद होता है अल्कोहल, जिसे, ठीक है, या लैक्टिक अम्ल भी होता है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में ये दोनों ही आ जाते हैं। तो आप ऊपर देखेंगे कि कमी हो गया तो अवायवीय होगा ना, कुछ कमी हो गया तो इथेनॉल भी बन रहा है और लैक्टिक अम्ल बन रहा है, तो ये दोनों इसमें आ गया। नाउ ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन हो जाता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है और CO2 जल और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। लेकिन इसमें जो ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन नहीं होता, अपूर्ण अपचयन होता है, जिससे अपूर्ण, ये बात सर्कल लगा दिया हमने, यहाँ पे पूर्ण पे लगाया है, वहां पे अपूर्ण पे। क्लियर है क्या क्या बन रहा है, CO2 जल, ऊर्जा मुक्त होगी। इसमें अपूर्ण अपचयन होगा तो एथेनॉल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, या CO2 होगी और प्लस में ऊर्जा मुक्त होगी। देख लीजिए ऊपर के केस में अगर हम देखें तो ये इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और ऊर्जा, नीचे के केस में लैक्टिक अम्ल है और ऊर्जा है। नाउ इसमें क्योंकि पूरी ग्लूकोज टूटता है, उपचयन हो जाता है इसका, तो ऊर्जा काफी ज्यादा निकलती है, काफी मात्रा में निकलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 एटीपी तुल्य ऊर्जा देता है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का मतलब, A फॉर एडिनोसिन, T फॉर ट्राई, P फॉर फॉस्फेट। यानी एक अणु जो है ग्लूकोज का, एक अणु यानी एक, ठीक है, वो 36 एटीपी के बराबर ऊर्जा देता है। जबकि यहाँ पे कम ऊर्जा निकलती है अवायवीय में, देखिए कम ऊर्जा है ना, और ग्लूकोज का एक अणु सिर्फ 2 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है, यानी काफी कम है। देखिए एक 36 है और एक 2 है, तो अंतर है ना बच्चों। नाउ एटीपी के बारे में और जानते हैं, फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक होता है एडीपी, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ये होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डी फॉर डाई होता है, टी फॉर ट्राई होता है, ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2। तो श्वसन में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है, किस रूप में होती है, एडीपी प्लस पी फॉर फॉस्फेट, ऊर्जा जो है एडीपी पी देना एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। समझ में आया, यानी इसको टूटना होगा तो वापस वैसे ही टूटेगा, जो प्रोसेस है एटीपी टूटना होगा तो। नाउ हाइड्रोलाइसिस होने पर 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है, ये मतलब इतना ऊर्जा निकलती है। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, यानी जो कोशिका में जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा मुद्रा होती है, जो हम कभी भी यूज कर पाते हैं, एनी टाइम, उस समय भी, बाद में भी यूज कर पाते हैं, जो जमा रहती है कोशिकाओं में ना। कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन भी यही करती है। एटीपी के बारे में ये सारी चीजें बताई गई है, समझ में आ गया। एटीपी क्या होता है, यहाँ पर भी बता रहा है, इसके तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। एटीपी कैसे बना, और ऊर्जा मुद्रा भी कहलाता है, क्योंकि ऊर्जा मुद्रा मतलब कि यहाँ पे ऊर्जा, एनर्जी स्टोर होती है, और कोशिकाओं की क्रियाओं का परिचालन तो ये करता ही है सब कुछ। तो इस तरह से एटीपी मेन सेंटर हो गया ना, ऊर्जा इकाई हो ना कोशिका की, तो मेन सेंटर तो यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के। आप देखिए निशान स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, हाईलाइट किए हैं हमने, और पॉइंट्स को बताते हुए हमने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। नेक्स्ट आपको जो है आगे बताते हैं कि क्या क्या करना है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस और प्लस में स्टेप्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बच्चों अब ये इरेज हो गया है, काफी हद तक इरेज हो गया है। चलिए हाइलाइटर ले लेते हैं। क्वेश्चंस इसके अच्छे हैं। अगर आपने पूरी की पूरी ये वर्कशीट आपने सुनी है, वीडियो देखी है, तो आपको समझ में भी आएगा। पहला क्या है, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है बताइए। हमने पढ़ा था ना कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है बताइए। ये एटीपी हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा एटीपी। ठीक है, एटीपी के बारे में तो हम पढ़ रहे थे। ये कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, ऊर्जा इकाई भी कहते हैं। तो ये है हमारी एटीपी ना। किस भाग में पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। तो आपके सामने देखिए ये सारी चीजें हैं। पायरुवेट टूट रहा है, ये पायरुवेट है ना, 3 तरीके से होता है, 1 2 3। कौन से में बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बन रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ बन रहा है, तो हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन है हमारे पास क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन है ना हमारे पास ख का, तो ये होगा। सेकंड का आंसर भी हो गया। नाउ थर्ड है वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है, अंतर बताना है इनमें। तो काफी अंतर यहाँ पे देखिए दोनों ही हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। ठीक है, दिख रहा है आपको, दूसरा कलर ले लें। 3 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, वायवीय और अवायवीय श्वसन। ना उन 3 पथों की व्याख्या करनी है जिनके द्वारा विभिन्न जीव ग्लूकोज का विखंडन होता है जीवों में। तो देखिए पथ मतलब रास्ते, ये ग्लूकोज का विखंडन 3 तरीके से हो रहा है। ग्लूकोज पहले पायरुवेट में चेंज हुआ, पायरुवेट से ये 3 तरीके आ रहे थे। तो इसका मतलब अगर आप ये डायग्राम बना देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और आपको पथ भी पता चल जाएंगे। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर पॉइंट नंबर 1 लिख के आप ये प्रोसेस बताएंगे। ग्लूकोज इसमें बदला पायरुवेट में, पायरुवेट से ये वाला बता देंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 में ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से ऑक्सीजन वाला बताएंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 में ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से थर्ड। तो एक तरह से 1 2 और 3 पॉइंट में आपके तीनों स्टेज आ जाएंगे और चित्र भी बना देंगे तो इनफ है आपका। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एटीपी का पूरा नाम बताना है, तो एटीपी का पूरा नाम ये है आपके सामने। ये एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए, 1 और 2 MCQ है, 3 आपका डिफरेंस ऊपर है, ये रहा, 4 सामने है। ठीक है, इसके पॉइंट में आपको लिखना है ऐसे 1 2 3 करके, और 5th का आंसर ये है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय बच्चों।